आज हमारे हाथ लगी है मोतीलाल ओसवाल की 30वीं वार्षिक वेल्थ क्रिएशन स्टडी और इसका टाइटल ही अपने आप में कहानी कहता है, इंडिया द मल्टी ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। टाइटल तो बहुत दमदार है ना। हम सब सुनते रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन ये स्टडी अगले 17 सालों का एक तरह से नक्शा पेश करती है। तो आज हम इसी नक्शे से वो खजाना ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो मौके पहचानेंगे जो शायद अभी साफ साफ नहीं दिख रहे। बिल्कुल। और देखिए, स्टडी की शुरुआत ही एक बहुत ही मजेदार विचार से होती है। ये कहते हैं कि वित्तीय धन की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ, पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही इस पूरी स्टडी का आप कह सकती हैं मूल मंत्र है। प्रोफेसर जॉन एडमंड्स की किताब है द वेल्थी वर्ल्ड, उसी से ये विचार लिया गया है। अच्छा। उनका कहना है कि हम जितना चाहें उतना वित्तीय धन बना सकते हैं, क्योंकि ये असल दुनिया की चीजों की तरह सीमित नहीं है। और अगर हम आंकड़े देखें तो वो भी इसी कहानी को मजबूत करते हैं। जैसे कि दुनिया भर के शेयर बाजारों की कुल कीमत, मतलब ग्लोबल मार्केट कैप 2005 में $41 ट्रिलियन थे। 41 ट्रिलियन? हाँ, और स्टडी का अनुमान है कि 2025 तक ये लगभग 3.5 गुना बढ़कर $147 ट्रिलियन हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। अगर दुनिया की कुल वित्तीय संपत्ति यानी ये मार्केट कैप 7% की सालाना रफ्तार से बढ़ रही है और दुनिया की असल अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी सिर्फ 5% से, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बुलबुले की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और अक्सर लोगों के मन में ये दुविधा रहती है। हाँ, मतलब पैसा असल उत्पादन से ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ सकता है? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि वित्तीय बाजार सिर्फ आज के उत्पादन को नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीदों को भी आंकते हैं। लेकिन आपने जो भारत के बारे में पूछा वो और भी दिलचस्प है। अच्छा। भारत में तो ये अंतर बहुत बड़ा है। पिछले 20 सालों में हमारा मार्केट कैप 14% CAGR से बढ़ा है। 14%? हाँ, जबकि हमारी जीडीपी सिर्फ 9% से बढ़ी। मतलब हमारा शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था से लगभग दुगुनी रफ्तार से भाग रहा है। तो इसका असर क्या होता है? इसका एक पैमाना होता है ना, मार्केट कैप से जीडीपी अनुपात। हाँ, और वो तो जैसे आसमान छू गया है। 2005 में ये अनुपात सिर्फ 0.5x था। सिर्फ आधा? हाँ, यानी हमारे पूरे शेयर बाजार की कीमत हमारी जीडीपी की आधी थी। और आज 2025 में ये 1.3x पर खड़ा है। अरे वाह, मतलब हमारे बाजार की कीमत हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, और इसी उछाल ने हमें दुनिया के नक्शे पर भी ऊपर पहुंचाया है। 2007 में हम दुनिया में 7वें नंबर पर थे, आज हम चौथे सबसे बड़े शेयर बाजार हैं। ठीक है, तो देश अमीर हो रहा है, बाजार अमीर हो रहा है, पर इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? स्टडी में वेल्थ इफेक्ट नाम के कॉन्सेप्ट का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल और दिलचस्प है। आप ऐसे सोचिए, जब आपके खरीदे हुए शेयर या घर की कीमत अचानक बढ़ने लगती है, तो भले ही आपकी सैलरी न बढ़ी हो, आपको अंदर से एक अमीरी का एहसास होता है। आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हाँ, ये तो होता है। बस इसी एहसास में आप शायद एक नया फोन खरीदने या गाड़ी अपग्रेड करने का मन बना लेते हैं। इसी को वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। आपकी बढ़ी हुई संपत्ति आपको ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। ये बात अमेरिका जैसे देशों के लिए तो समझ आती है, जहां बहुत बड़ी आबादी शेयर बाजार में पैसा लगाती है। लेकिन भारत में जहां अभी भी बहुत कम लोग सीधे निवेश करते हैं, ये वेल्थ इफेक्ट कितना मायने रखता है? ये सवाल बहुत वाजिब है, पर इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। भारत में ये वेल्थ इफेक्ट शायद अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सच में? कैसे? वजह है हमारी कम प्रति व्यक्ति आय, जो लगभग $2,650 है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसका सीधा मतलब ये है कि जब किसी कम आय वाले व्यक्ति की जेब में अतिरिक्त 100 रुपए आते हैं, तो उसका बड़ा हिस्सा, शायद 80 या 90 रुपए तुरंत खर्च कर देता है। अच्छा, जबकि एक अमीर आदमी शायद उसे बचा लेगा। बिल्कुल। इसलिए भारत में जब संपत्ति बढ़ती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे बाजार में खपत के रूप में वापस आ जाता है। मतलब पैसा पैसे को खींचता है। ये तो एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। तो भारत की अब तक की कहानी कैसी रही है? स्टडी ने इस यात्रा को NTD और MTD जैसे कुछ दिलचस्प नामों में बांटा है। ये सुनने में किसी मिशन कोड की तरह लगते हैं। हाँ, ये कोड्स भारत की आर्थिक यात्रा के 2 अलग-अलग चरणों को दर्शाते हैं। पहला था NTD, यानी नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर युग। नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर? ये 2008 से 2025 तक के 17 साल का दौर था। इस दौरान भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन हो गई। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये हमारी उम्मीदों से थोड़ी धीमी थी। मुझे याद है 2008 के संकट से पहले बातें हो रही थी कि भारत हर 4-5 साल में $1 ट्रिलियन जोड़ेगा, लेकिन फिर सब कुछ धीमा हो गया। उस दौर में बाजार का हाल कैसा था?
क्योंकि जीडीपी ग्रोथ और मार्केट रिटर्न हमेशा साथ साथ तो नहीं चलते। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उस पूरे 17 साल के दौर में निफ्टी ने सिर्फ 8% CAGR का रिटर्न दिया। सिर्फ 8%? ये तो बहुत आकर्षक नहीं है। नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कॉर्पोरेट मुनाफे की कमजोर ग्रोथ। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, उसके बाद का पॉलिसी पैरालिसिस का दौर, इन सब ने कंपनियों की कमाई पर गहरा असर डाला। तो एनटीडी युग जीडीपी के लिहाज से ठीक था, पर निवेशकों के लिए बहुत ठंडा रहा। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार है, MTD यानी मल्टी ट्रिलियन डॉलर युग। ये भविष्य की क्या तस्वीर दिखाता है? ये इस स्टडी का सबसे रोमांचक और कह सकते हैं आशावादी हिस्सा है। स्टडी का अनुमान है कि अगले 17 सालों में, मतलब 2025 से 2042 तक, भारत की जीडीपी फिर से 4 गुना होकर 4 ट्रिलियन डॉलर से सीधे 16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। 16 ट्रिलियन डॉलर? हाँ, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका असली मतलब समझिए। प्रति व्यक्ति आय जो आज $2,600 के आसपास है, वो बढ़कर $10,400 से ज्यादा हो जाएगी। $10,000 प्रति व्यक्ति आय, इसका मतलब क्या है? एक आम भारतीय परिवार के लिए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क। आज $2,600 पर एक परिवार अपनी पहली छोटी कार या फ्रिज के बारे में सोचता है। सही बात है। $10,000 पर वही परिवार अपनी दूसरी गाड़ी, जो शायद एक SUV होगी, बच्चों की बेहतर शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियों के बारे में सोचेगा। जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, अब आकांक्षाओं का दौर शुरू होगा। और यही वो बदलाव है जो भारत को एक विशाल उपभोक्ता बाजार में बदल देगा, और यही निवेशकों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। बिल्कुल सही। ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ये तो लगभग तय है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर इस बढ़ती लहर का फायदा कैसे उठाया जाए? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने का तो कोई तरीका है नहीं, हमें तो अच्छी कंपनियां ढूंढनी होंगी। यहीं पर स्टडी में कंपाउंडर्स का जिक्र आता है। कंपाउंडर्स, ये वो जादुई शब्द है जिसे हर निवेशक ढूंढ रहा है। ये वो बेहतरीन कंपनियां हैं जो सालों साल लगातार बाजार को मात देती हैं और आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देती हैं। स्टडी ने पिछले ठंडे एनटीडी युग, मतलब 2008 से 2025 में भी ऐसे 35 कंपाउंडर्स को ढूंढा जिन्होंने सालाना 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया, और फिर उनकी डीएनए की जांच की कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास था। यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। तो क्या मिला उस डीएनए जांच में? वो क्या खासियतें थीं जिन्होंने इन कंपनियों को चैंपियन बनाया? स्टडी ने 5 प्रमुख गुण पहचाने। पहला था सेक्टर की रफ्तार। सेक्टर की रफ्तार मतलब इन 35 में से 69% कंपनियां उन सेक्टर्स से थीं जो खुद जीडीपी से भी तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। अच्छा, मतलब निवेश में सफलता का पहला नियम यह है कि आप सही ट्रेन में बैठें, भले ही आपको सबसे आरामदायक सीट ना मिले। एक अच्छी कंपनी भी अगर सुस्त सेक्टर में है तो उसका जीतना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा गुण था उपभोक्ता केंद्रित B2C होना। 60% कंपनियां सीधे ग्राहकों को अपना सामान या सेवाएं बेचती थीं। ये बिजनेस ज्यादा स्थिर माने जाते हैं। हाँ। तीसरा गुण, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 77% कंपनियां 2008 में ही अपने अपने सेक्टर की टॉप 3 खिलाड़ियों में से थीं, यानी वो मार्केट लीडर थीं। लेकिन क्या ये एक तरह का सर्वाइवरशिप बायस नहीं है? मतलब हम आज सिर्फ उन विजेताओं को देख रहे हैं जो बच गए। उन बड़ी कंपनियों का क्या जो 2008 में मार्केट लीडर तो थीं पर समय के साथ अप्रासंगिक हो गई? आपका संदेह जायज है और स्टडी इस बात को मानती भी है। लेकिन आंकड़े यही दिखाते हैं कि मार्केट लीडर होने से आपके जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लीडर्स के पास स्केल और ब्रांड की ताकत होती है। ठीक है, चौथा गुण क्या था? चौथा गुण था उच्च ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। 80% कंपनियों का ROE 15% से ज्यादा था। ROE को सरल शब्दों में कैसे समझे? ये बहुत सुनने में आता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए तो ROI बताता है कि कंपनी उस 100 रुपए से एक साल में कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। 15% से ज्यादा का मतलब है कि कंपनी आपके पैसे का बहुत कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। समझ गया, ये एक कमाओ बिजनेस की पक्की निशानी है। और पांचवा गुण? पांचवा और आखिरी गुण था उचित मूल्यांकन, रीजनेबल PE। 54% कंपनियों का PE अनुपात उस समय के निफ्टी के औसत PE से कम था। अरे वाह, तो मतलब ये मिथक है कि अच्छी कंपनी हमेशा महंगी मिलती हैं। इन विजेताओं में से
आधे से ज्यादा ने अपनी यात्रा एक उचित या सस्ते मूल्यांकन से शुरू की थी। एकदम सही। तो संक्षेप में, बढ़ता हुआ सेक्टर, ग्राहकों से सीधा जुड़ाव, मार्केट में दादागिरी, पैसे बनाने की काबिलियत और सही दाम, ये एक तरह का विनिंग फॉर्मूला है। हाँ, जो पिछले 17 सालों में तो काम कर गया। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आने वाले MTD युग के लिए किन सेक्टर्स पर दांव लगाया जा सकता है? भविष्य के विजेता कहां से निकलेंगे? इसके लिए स्टडी ने चीन के अनुभव से प्रेरणा ली है, जो कुछ साल पहले उसी रास्ते पर था जिस पर भारत आज है। अच्छा, चीन के अनुभव से? हाँ, जब चीन की प्रति व्यक्ति आय $2,700 से बढ़कर $5,600 हुई, तो वहां एक अद्भुत बदलाव देखा गया। नमक, चीनी, आटा जैसी जरूरी चीजों की मांग सपाट रही, लेकिन कार, फ्रिज, AC, इन सब चीजों की मांग में जैसे विस्फोट हो गया। मतलब जब लोगों की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो वे और नमक नहीं खरीदते, वे बेहतर जिंदगी का सपना पूरा करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसी आधार पर स्टडी का अनुमान है कि भारत में 2 प्रमुख क्षेत्रों में मांग का एक विशाल सैलाब आने वाला है। पहला है फाइनेंशियल्स यानी बैंक, बीमा कंपनियां, ये सब। हाँ, बैंक, NBFCs, बीमा कंपनियां और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां। और दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी वो चीजें जो जरूरत नहीं बल्कि चाहत हैं। ऑटो, रियल एस्टेट, अच्छी हेल्थ केयर। एकदम सही। इन सेक्टर्स में हम कुछ शुरुआती संकेत भी देख रहे हैं, जैसे कैपिटल मार्केट में कोविड के बाद लोगों ने डीमैट खाते भी जमकर खोले, या फिर ऑटो सेक्टर में जहां अब लोग एंट्री लेवल गाड़ियों की जगह प्रीमियम SUVs की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये छोटे छोटे संकेत उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसका स्टडी अनुमान लगा रही है। ये सिर्फ चीजों की बिक्री नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव है। ये सब सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम स्टॉक चुनने बैठते हैं तो इन सभी चीजों को एक साथ कैसे देखें? क्या इसके लिए कोई व्यावहारिक ढांचा है? स्टडी में QGLP फ्रेमवर्क का जिक्र है। QGLP एक बहुत ही मजबूत और आजमाया हुआ फ्रेमवर्क है। ये काफी हद तक वॉरेन बफेट के निवेश सिद्धांतों से प्रेरित है। QGLP? हाँ, Q का मतलब है क्वालिटी, यानी बिजनेस की गुणवत्ता और मैनेजमेंट की काबिलियत। G का मतलब है ग्रोथ, मुनाफे में बढ़ोतरी की उम्मीद। L का मतलब है लॉन्जेविटी, यानी ये क्वालिटी और ग्रोथ कितने लंबे समय तक चल सकती है। और P? और आखिर में P का मतलब है प्राइस, यानी क्या हम इस बेहतरीन कंपनी को एक उचित दाम पर खरीद रहे हैं। तो ये एक तरह से उन 5 गुणों को ही एक सिस्टम में पिरोने का तरीका है। इसका मकसद सिर्फ अच्छी कंपनियां ढूंढना नहीं, बल्कि गलतियों से बचना भी है। हाँ, इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य ट्रू वेल्थ क्रिएटर्स को खोजना है और 2 बड़े जालों से बचना है, क्वालिटी ट्रैप और ग्रोथ ट्रैप। क्वालिटी ट्रैप और ग्रोथ ट्रैप। क्वालिटी ट्रैप वो अच्छी कंपनियां हैं जो बढ़ नहीं रही, और ग्रोथ ट्रैप वो कंपनियां हैं जो तेजी से तो बढ़ रही हैं पर उनका बिजनेस मॉडल ही खोखला है। QGLP इन दोनों से बचाने में मदद करता है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का सार ये है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से अगले 17 साल पिछले 17 सालों से बहुत अलग और शायद बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। बिल्कुल। GDP के $16 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद एक कंपाउंडिंग अर्थव्यवस्था को जन्म देगी, जो बदले में कंपाउंडिंग स्टॉक्स का एक सुनहरा दौर शुरू कर सकती है। मतलब निवेशकों के लिए ये एक पीढ़ी में एक बार आने वाला अवसर हो सकता है। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे सेक्टर्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करने का धैर्य और समझ रखते हैं। यहाँ मांग का एक ऐसा सैलाब आने की उम्मीद है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस स्टडी ने हमें विजेताओं को पहचानने का एक शानदार फॉर्मूला दिया है, जो पिछले 17 सालों के डेटा पर आधारित है। मार्केट लीडर, उच्च ROE, बढ़ता सेक्टर। लेकिन क्या यह फॉर्मूला हमेशा काम करेगा? ये एक सोचने वाली बात है। जिन फूड टेक कंपनियों को स्टडी ने विश्वास की छलांग कहा है, वो आज के इन पैमानों पर शायद खरी ना उतरें। तो क्या भविष्य के असली मल्टीबैगर कंपाउंडर्स आज के नियमों को तोड़ने वाले कुछ ऐसे ही नए खिलाड़ी होंगे? क्या मार्केट लीडर की परिभाषा ही टेक्नोलॉजी और नई बिजनेस मॉडल से बदल जाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।